नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जामशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था में मौलिक अधिकारों के बारे में। आज हम प्रमुख रूप से पढ़ेंगे अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। इसे संविधान की आत्मा कहा गया है, क्यों कहा गया है, किसने कहा है, और साथ ही साथ यह भी पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त होने के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 32 यह कहता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होगा वह भारतीय नागरिकों को प्राप्त होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 यह बताता है कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार प्रत्येक भारतीय नागरिक को होगा। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि यदि आपके मूल अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन होता है, किसी भी प्रकार से क्षति होती है आपके मूल अधिकारों की, तो आप डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा तथ्य नहीं होता है जिसमें आप सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकें। ऐसे अगर आपके किसी भी विधिक अधिकार का हनन होता है तो आपको पहले उच्च न्यायालय जाना पड़ेगा, उसके बाद में आप सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को 3 पार्ट में बांटा गया है। अनुच्छेद 32(1), 32(2), 32(3). अनुच्छेद 32(1) यह बताता है कि यदि कोई नागरिक अपने मूल अधिकारों के हनन को लेकर आता है तो सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर देगा, याचिकाएं जारी करेगा। अब अनुच्छेद 32(2) बताता है कि रिट्स मतलब याचिकाएं कौन कौन सी होंगी। इसमें 5 प्रकार की याचिकाओं के बारे में बताया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। अनुच्छेद 32(3) यह बताता है कि यदि संसद चाहे तो रिट्स जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के अलावा वह किसी अन्य न्यायालय को भी दे सकती है। उसमें उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार एक बात यह सोचने वाली है कि संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को ही क्यों कहा, जबकि मूल संविधान में कुल 396 अनुच्छेद रखे गए थे। 396 अनुच्छेदों में अनुच्छेद 32 को ही सबसे ज्यादा प्राथमिकता क्यों दी गई? इसका मेन कारण था रिट्स। जो रिट्स होती हैं यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, सबसे ज्यादा पावरफुल इसे ही माना गया है। तो आगे जानेंगे इसके रिट्स के बारे में। दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे वीडियो अपलोड होते हैं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। वीडियो के अंत तक रुकेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जानेंगे उन रिट्स के बारे में जो सबसे ज्यादा पावरफुल बना देता है अनुच्छेद 32 को, संविधान की आत्मा जिसके कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा इसे। तो इसमें 5 प्रकार की रिट्स हैं। वह कौन कौन सी रिट्स हैं उनको हम जानेंगे, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और एक बात और याद रखना, इनके जो लैटिन नाम हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट इज बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे बोलते हैं लैटिन वर्ड में हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट इज परमादेश मैंडेमस। नेक्स्ट प्रतिषेध, इसे प्रोहिबिशन बोलते हैं। उत्प्रेषण सर्सियोरी, या कुछ लोग इसे सर्टियोरी भी बोलते हैं, तो वो भी पढ़ सकते हैं। और नेक्स्ट अधिकार परीक्षा को वारंटो। अब आगे हम इसको जानेंगे डिटेल से। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस क्या होता है? इसका मतलब होता है जब किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लिया जाता है। मतलब इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि कोई आपको पुलिस उठाती है और उसके पास वारंट नहीं है आपको गिरफ्तार करने का, तो उसका यह कर्तव्य होता है कि वह आपको 24 घंटे के अंदर कम से कम मजिस्ट्रेट के पास समक्ष तो पेशी करेगी, वह भी आपके शरीर के सहित। उसका एक काम होता है। यदि वह ऐसा नहीं करती है तो आप डायरेक्ट ही अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में इसके विपक्ष में। तो यह होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है परमादेश मैंडेमस। इसका मतलब ये होता है कि हम आदेश देते हैं। अब ये आदेश किसे देते हैं? देखो, इसमें होता है जो कोई संस्था होती है उसके जो नैतिक कर्तव्य रखे जाते हैं उसको वो काम करने होते हैं। यदि वह ये काम अपना काम नहीं करता है तो हम इसके खिलाफ जा सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे मान लो यदि आपने कोई आरटीआई डाली, अगर आरटीआई का एक निर्धारित टाइम रखा गया कि यदि वो आपको 30 दिन के अंदर लिखित सूचना आप उनको देनी है, और यदि वह नहीं देते हैं 30 दिन के अंदर, तो आप डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका डाल सकते हैं।
ये हो जाता है आपका मैंडेमस, परमादेश हो जाता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट उस विभाग में उनको आदेश देगा कि आप ये काम कीजिए, हम आपको आदेश देते हैं। नेक्स्ट है प्रतिषेध। प्रतिषेध को हम बोलते हैं प्रोहिबिशन। इसका मतलब होता है रोकना। अब इसका मुख्य रूप से क्या प्रयोग है, देखिए इसका मतलब होता है जब कोई भी निकाय, संस्था या न्यायालय अपने अधिकार से ज्यादा काम करता है, अपने अधिकार क्षेत्र से ऊपर काम करता है, तो यह रिट्स जारी की जा सकती है। और इस रिट्स के द्वारा उस निकाय या संस्था या न्यायालय को यह बताया जाता है कि आप यहीं पर रुक जाइए, आपकी यहीं तक सीमा है, आप अपनी सीमा से ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो वो हो जाता है आपका प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। अब बात करेंगे उत्प्रेषण या सर्सियोरी की। इसका मतलब होता है प्रमाणित होना या सूचना देना, और एक प्रकार से यह प्रोहिबिशन से ही संबंधित होती है। इससे मुख्य रूप से बात ये होती है कि कोई आपको आदेश देता है कि आपको ये काम नहीं करना है, आपको अपनी सीमा में रहकर काम करना है, लेकिन फिर भी उस निकाय, संस्था या न्यायालय द्वारा अपनी सीमा से बाहर काम किया जाता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण रिट जारी करता है। इसमें ये होता है कि वह अपनी सीमा से बाहर काम करता है, तो उसके लिए वो कहता है कि रुक जाओ, आप इस सीमा के अंदर रहकर ही काम कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं करेंगे। यदि आपने ऐसा किया तो जो आप सुन रहे हैं, आप जो याचिका ले रखी है आपने, इसको हम अपने पास बुला लेंगे, और अपने पास बुला लेने को ही, वह जो सूचना होती है, वह जो अधिकार होता है अपने पास रख लेने को ही उत्प्रेषण बोलते हैं। अब इसमें इसे हम किस प्रकार से समझते हैं, इसे हम इस प्रकार से समझ लीजिए, जैसे मान लो यदि आपको हत्या के लिए मृत्यु दंड की सजा मिली हो, लेकिन मृत्यु दंड की सजा आपको किस कोर्ट में मिली हो, आपको मजिस्ट्रेट ने दी हो, तो यह उसका अधिकार नहीं होता है, और ना ही वह दे सकता है। उच्च न्यायालय इसको दे सकता है या उच्चतम न्यायालय दे सकता है। अब उसने क्या किया, उसने मृत्यु दंड की सजा दे दी, तो उसमें क्या होगा, याचिका जारी होगी, याचिका जारी होने के बाद में यह कहा जाएगा कि आपको इसका अधिकार नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि आपने ये जो अधिकार जारी किया, आपने जो केस सुना है, इसको आप हमारे पास ट्रांसफर कर दीजिए। और जो ट्रांसफर हो जाएगा, बस वही जो रिट्स जारी करेगा ट्रांसफर कराने के लिए, वो रिट्स होते हैं आपकी उत्प्रेषण, सर्सियोरी। अब नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्या होती है, कोवारंटो क्या होता है, कोवारंट होता है जब हम अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी भी एक पद को अनैतिक तरीके से पा लेते हैं, तब होता है अधिकार परीक्षा, तब उस पर यह रिट जारी होती है। और इसमें होता यह है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट यह रिट जारी करता है और आपसे पूछता है कि आपने किस अधिकार से इस पद को प्राप्त किया। आपका कर्तव्य अनैतिक था, इसलिए यदि आपने अपने कर्तव्य नैतिक रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि आप अनैतिक रखे होगा तो इसमें आपको हटाया जाएगा। और सबसे प्रमुख बात इसमें यह आती है अधिकार परीक्षा में, कि इसमें जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ हो या ना हुआ हो, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें एक सामान्य इंसान भी इसे जारी करवा सकता है, मौलिक अधिकारों का हनन ना होने पर भी वह इस रिट्स को जारी करवा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अलग हो जाती है, इसलिए यह इस प्रकार से आपकी पांच की पांचों रिट्स हो गई, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से। और एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन बनता है, अगर आपका मोस्टली प्रायोरिटी रहती है कि अनुच्छेद 32 से ही आपका क्वेश्चन बनता है और इन्हीं चीजों से बनता है। अनुच्छेद 31 बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैंने आपको पिछली क्लास में भी इसे डिटेल में बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूँ। जो मूल भारतीय संविधान था उसमें इसे मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे संविधान के 12वें भाग में अनुच्छेद 300 का में जोड़ा गया और इसे मौलिक अधिकार से परिवर्तित करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अब यह वर्तमान में कानूनी अधिकार है, इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट से कोई रिट्स नहीं जारी करवा सकते हैं। इसके जो प्रमुख भाग हैं 31A, 31B और 31C बहुत ही महत्वपूर्ण है। 31A, 31B पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। इसमें नवी अनुसूची भी जोड़ी गई थी। आपको शायद ही मालूम हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि अनुच्छेद 31A, 31B यह बताते हैं कि जो नवी अनुसूची में तथ्य बताए गए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये बताया गया आपका 31A और 31B में। 31C आपका बताता है, 31C आपका ये बताता है कि यदि आपका अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का अनुच्छेद 39 से जो राज्य नीति निर्देशक तत्वों में है 39 अनुच्छेद, उनका यदि टकराव होता है
तो उसमें प्राथमिकता राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित अनुच्छेद 39 को प्राथमिकता दी जाएगी। ये आपका अनुच्छेद सी बताता है। अब जानेंगे उन अधिकारों को जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और विदेशियों को नहीं। हालांकि कुछ अधिकार होते हैं जो हर एक मनुष्य को प्राप्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ अधिकार ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ वहाँ के देश के नागरिकों को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को नहीं होते हैं। तो जो अनुच्छेद 15 आपका भेदभाव प्रतिषेध, अनुच्छेद 16 जो है आपका अवसर की समानता, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक शिक्षा संस्कृत संबंधी और अनुच्छेद 30 धर्म के प्रचार हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना। यह कुल मिलाकर 5 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, किसी अन्य विदेशी को नहीं। भेदभाव प्रतिषेध में आपका यह है कि यदि कोई फॉरेनर्स आता है, कोई विदेशी आता है, तो उस विदेशी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है कि ये मेरे साथ भेदभाव करते हैं। अवसर की समानता नहीं दी जा सकती एक फॉरेनर्स को, क्योंकि वह दूसरे विदेश में रहता है, क्योंकि ये राज्य का कर्तव्य होता है, देश का कर्तव्य होता है कि वह अपने नागरिकों को प्रथम रखे, उसके बाद में नेक्स्ट रखे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, देखिए अपने देश के बारे में बोलने की सभी को स्वतंत्रता होती है अपने देश के पक्ष में बोलने के लिए, लेकिन कोई विदेशी जो होता है उसको किसी दूसरे देश के पक्ष या विपक्ष में बोलने की स्वतंत्रता नहीं होती है, वह नहीं बोल सकता है। एक बार पक्ष में बोल देगा तो कोई दिक्कत नहीं, यदि वो विपक्ष में बोल गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो जाती है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्कृत संबंधी, अल्पसंख्यक कुछ होते हैं जो बाहर से आते हैं और हमारे देश में रह जाते हैं, लेकिन विदेशियों को यो अधिकार नहीं रखा गया है कि वह अल्पसंख्यक जो हैं हमारे देश में आकर मिलकर हमारे देश के अल्पसंख्यकों से अपनी शिक्षा और संस्कृति से संबंधित कोई भी कार्य करें। यह अधिकार विदेशियों को नहीं प्राप्त है। उन्हें यह भी अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह अपने धर्म के प्रचार हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना भारत में करें। इस प्रकार से आपके यह अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, किसी भी विदेशी नागरिक को यह अधिकार नहीं प्राप्त हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको क्लास पसंद आई होगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।